नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा। आज हम स्थायी कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में हमने कार्यपालिका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और संसदीय कार्यपालिका किस प्रकार की होती है और अस्थायी कार्यपालिका किस प्रकार की होती है, इन सभी के बारे में हमने विस्तृत चर्चा करी और ये जानने का प्रयास किया कि गठबंधन सरकार किस प्रकार से कार्य करती है और मंत्रिपरिषद का निर्माण किस प्रकार से होता है और उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है, उपराष्ट्रपति के पद का चयन कैसे होता है, इन सभी के बारे में हमने विस्तृत चर्चा करी। बच्चों, आज हम स्थायी कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। स्थायी कार्यपालिका को नौकरशाही भी कहा जाता है। बच्चों, जैसे कि हम बात करते हैं कि नौकरशाही का मतलब होता है ऐसे अधिकारी जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं या सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, मंत्रियों के निर्णय कौन लागू करता है? आपसे पूछा गया है कि मंत्रियों के निर्णय कौन लागू करता है। शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रीगण आते हैं, नौकरशाही आती है, यानी कि प्रशासनिक मशीनरी जो है वो पूरा उसका विशाल संगठन जो है उसमें स्थायी कार्यपालिका में शामिल होता है। लेकिन अस्थायी कार्यपालिका की अगर यदि हम बात करें तो उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रीगण आते हैं और पूरी शासन व्यवस्था की कार्यकारी की बात करें तो हम इसमें नाम लेंगे प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही यानी प्रशासनिक मशीनरी, इन सभी को मिला करके एक शासन के कार्यकारी अंग बनते हैं या पूरी कार्यपालिका बनती है। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा भी कहा जाता है। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। बच्चों, सरकार जो अस्थायी कार्यपालिका है जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति ये सभी आते हैं, ये अस्थायी कार्यपालिका है और यह सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष के लिए कार्यरत रहती है। फिर इन्हें दोबारा चुनाव लड़ने होते हैं और जो दोबारा चुनाव में जब वह जीतकर अगर वही पार्टी आ जाती है तो वह पुनः उसी पद पर आसीन हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि इस अस्थायी कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह निश्चित है और वह सिर्फ 5 वर्ष रखा गया है और जो स्थायी कार्यपालिका है वह अनिश्चित काल तक, यानी अनिश्चित काल से तात्पर्य है कि सेवानिवृत्ति तक वह अपने पद पर बनी रहती है। बच्चों, सरकार के स्थायी कर्मचारी जो होते हैं वो प्रशिक्षित होते हैं, प्रवीण होते हैं, अपने कार्य में बिल्कुल दक्षता प्राप्त किए हुए होते हैं। बच्चों, लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में कार्य करता है। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है और यह मंत्री की जिम्मेदारी होती है बच्चों कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी होती है। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है बच्चों कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ रहे। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कोई भी प्रधानमंत्री हो या किसी भी दल की सरकार हो, नौकरशाही जो है राजनीतिक रूप से तटस्थ बनी रहती है, निष्पक्ष बनी रहती है और उसी के आधार पर वह कार्य करती है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करती है और राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। नौकरशाही जो होती है यानी कि जो प्रशासनिक मशीनरी होती है या जिसकी हम बात करें जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नीतियों पर विचार करते हैं। जो नीतियां संविधान के अनुसार राजनीतिक प्रणाली या अस्थायी कार्यपालिका बनाती है, उन्हीं पर विचार करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन वह बिल्कुल भी नहीं करती है। प्रजातंत्र में यह संभव है बच्चों कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जब हर 5 साल में सरकार परिवर्तित होती है तो पिछले 5 साल की सरकार ने क्या नीतियां बनाई हैं, क्या नहीं बनाई हैं, उन नीतियों को लागू करना है या उनको बनाए रखना है या नहीं बनाए रखना है, उस वर्तमान सरकार पर यानी नई सरकार पर
निर्भर होता है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी यह हो जाती है बच्चों कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे। यानी जो प्रशासनिक मशीनरी होती है, यानी जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं, वह इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं, वह इस बात की जिम्मेदार होते हैं कि जो नई सरकार है वो किस प्रकार से नीति बनाएगी या उसे लागू करेगी। उन सभी का दिशा निर्देश जो है प्रशासनिक मशीनरी उनको देती है। अब बात आती है बच्चों, आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो चुका है और इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी और प्रबंधकीय अधिकारी भी शामिल हो चुके हैं। और हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को भी जानते हैं। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया। ऐसे ही लोक सेवा आयोग और राज्यों में भी बनाए गए और लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है, यानी पद से विमुक्त किया जा सकता है। दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है, लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है बच्चों कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। इस उद्देश्य से बच्चों संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था करता है और बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण देने का प्रावधान हुआ। और इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित हो गया बच्चों कि नौकरशाही में सभी समूहों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा और सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में रोड़ा नहीं बनेगी। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जो नौकरशाही के अंतर्गत, सिविल सेवा के अंतर्गत जो सदस्य काम करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर चयनित किए जाते हैं। लेकिन विशेष जो पिछड़ा वर्ग है या दलित वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है या महिलाएं हैं, इन सभी को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसलिए कि समाज का कुछ तबका ऐसा है जो पिछड़ा हुआ है और उनको भी नौकरशाही यानी कि सिविल सर्विसेज में सरकारी नौकरियों में उनको भी जगह मिल पाए, नौकरशाही में उनका भी स्थान स्थापित हो पाए। इसलिए किसी भी प्रकार की ऐसी रुकावटों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता रहा है। देखिए बच्चों, अब ये कार्टून बता रहा है आपको कि हाँ, मुझे मालूम है कि अधिकारी जो होते हैं वो लोगों की मदद के लिए होते हैं, लेकिन लोग सदा इन अधिकारियों से डरे रहते हैं और अधिकारियों का व्यवहार भी शासकों जैसा होता है। इसमें यह चित्र जो है, ये कार्टून जो है, ये बताने का प्रयास कर रहा है कि व्यवहारिक धरातल पर यदि हम देखें तो जिस प्रकार से हम राजनीतिक अधिकारियों से या हम कहें कि हम अस्थायी कार्यपालिका से जिस प्रकार से हम डरते हैं या जिस आधार पर वो अस्थायी कार्यपालिका सत्ता में आकर हमारे ऊपर शासन करती है, उसी प्रकार से ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो हमारे मदद के लिए होते हैं, आम जनता यानी सर्वसाधारण जनता की मदद के लिए होते हैं, उसके बावजूद भी आम नागरिक जो है या साधारण नागरिक जो है वह इन अधिकारियों से हर संभव डरता रहता है, भयभीत होता रहता है और अंततः जो ये अधिकारी वर्ग है ये भी हमारे ऊपर शासकों की तरह ही, यानी एक सरकार की तरह ही, एक राजा की तरह ही व्यवहार करते हैं। यह कार्टून यह बताने का प्रयास कर रहा है। बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। ये हम ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं बच्चों। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ये दोनों की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। और बच्चों आपको याद होगा कि एक जिले का जिलाधिकारी यानी कलेक्टर होता है और उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वही होता है। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं सिविल सेवाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अंतर्गत आती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। इसके बाद केंद्रीय सेवाएं जो हैं उसके अंतर्गत भारतीय विदेशी सेवा आती है और भारतीय राजस्व सेवा आती है।
प्रांतीय सेवाओं के अंतर्गत बिक्री कर अधिकारी आते हैं। बच्चों, नौकरशाही को रीढ़ माना गया है, यानी रीढ़ की हड्डी ऐसे होती है हमारे लिए। एक शरीर एक रीढ़ की हड्डी के आधार पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार से नौकरशाही भी जो है पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक रीढ़ होती है। बच्चों, जिस प्रकार से इसमें बताया गया है कि जिलाधिकारी जो होता है वो कलेक्टर होता है और उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी भी होता है। क्या आप जानते हैं बच्चों कि जिलाधिकारी सामान्य आईएएस स्तर का अधिकारी होता है। वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होता रहता है और एक आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारी किसी एक राज्य के संबंध कर दिया जाता है, जहां वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है। लेकिन आईएएस आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों, केवल केंद्रीय सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है और इसका अर्थ यह होता है बच्चों कि राज्य के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय सरकार की देखरेख में और नियंत्रण में रहते हैं। जो राज्य के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो किसके नियंत्रण में रहते हैं? केंद्र के नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन कार्य कहाँ करते हैं? वे राज्यों में कार्य करते हैं, लेकिन राज्यों के बाद भी वह केंद्र सरकार की या केंद्रीय स्तर पर भी जाकर के कार्य कर सकते हैं। आगे बात आती है बच्चों, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त आईएएस आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है। जैसा कि हम आगे संघवाद वाले अध्याय में भी पढ़ेंगे कि नौकरशाही की यह विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को मजबूत करती है। मतलब राज्यों के प्रशासन पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को मजबूत करती है। नौकरशाही वह माध्यम होता है बच्चों जिसके द्वारा सरकार को लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं। बच्चों, आपको ये समझ में आया कि केंद्र सरकार जो है आईएएस आईपीएस जो अधिकारी है वे केंद्र सरकार नियुक्त करती है और वे केंद्र सरकार की सेवा में वो वापस भी जा सकते हैं। मतलब वो राज्यों में नियुक्त हो जाते हैं लेकिन वापस केंद्र सरकार की सेवा में भी जा सकते हैं। और राज्य स्तर पर भी बच्चों ये लोक सेवा आयोग जो है वो अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, लेकिन नौकरशाही की यह विशेषता है कि राज्यों के प्रशासन पर हमेशा केंद्र सरकार का नियंत्रण बना रहता है। बच्चों, आगे हम बात करें, नौकरशाही वह माध्यम होता है बच्चों जिसके द्वारा सरकार को लोक हितकारी नीतियों को जनता तक पहुंचती हैं। लोक हितकारी नीति वे होती हैं जो जन कल्याणकारी जनता के हित के लिए होती हैं। जनता के लिए जो नीतियां कानून और कार्यवाही की जाती है वो सभी नीतियां और कानून जो है नौकरशाही के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाती हैं। पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। बच्चों, जैसे कि हमने ऊपर कार्टून में देखा था, ये कार्टून में जो ये चित्र बताया गया था, ये जो बता रहा है कि जिस प्रकार से हम राजनीतिक अधिकारियों से डरते हैं उसी प्रकार से हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी डरते हैं। वह एक राजा की तरह भूमिका अदा करते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि लोकहित वहीं दूसरी ओर ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना भी बन जाती है। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों, नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार लोक हितकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाती है और लोगों का आम अनुभव यह भी होता है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती है। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं और वह उन्हीं के आदेशानुसार ही कार्य करते हैं, जबकि हमारी नौकरशाही जो है निष्पक्ष और तटस्थता के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन जब राजनीतिक हस्तक्षेप होने लग जाता है तब यह उनका खिलौना मात्र बनकर रह जाती है। बच्चों, यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है, पर यह आशा की जाती है बच्चों की सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकते हैं। बच्चों, सूचना का अधिकार क्या होता है? सूचना के अधिकार से तात्पर्य यह है बच्चों
कि जिस विषय पर या जिस विषय को लेकर के हमें सूचना किसी अधिकारी से या किसी विभाग से प्राप्त करनी होती है, वह सूचना के अधिकार के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, ये सूचना का अधिकार जो है 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण रूप से यह लागू हो चुका था। और सूचना का अधिकार मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है, इसका मतलब ये होता है कि सूचना पाने का अधिकार, किसी भी अधिकार या किसी भी विषय, कोई भी नागरिक जो है किसी भी विषय से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से सूचना प्राप्त कर सकता है। उसे पूरा अधिकार होता है कि वह उससे संबंधित किसी भी विषय संबंधित सूचना वो प्राप्त करने के लिए वह उस अधिकारी या उस विभाग को पर राइट टू इंफॉर्मेशन लगा सकता है। बच्चों, इस प्रकार से हम बात करते हैं, समझ में आता है हमें कि स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही किस प्रकार से कार्य करती है और प्रतिबद्ध होकर किस प्रकार से वे राजनीतिक प्रणाली से तटस्थ होकर के, निष्पक्ष होकर के कार्य करती है। लेकिन राजनीतिक जो कार्यपालिका है, वे यदि उस पर पूरी तरह से दबाव बना के रखती है तो वह नौकरशाही जो है उसके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाता है। अब बच्चों, निष्कर्ष पर बात आती है। आधुनिक कार्यपालिका सरकार की एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है और सभी प्रकार की सरकारों में सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली होती है और इससे कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं की यह दूरदृष्टि थी कि उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देखरेख में रखा। इस प्रकार एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया और समय समय पर होने वाले चुनाव, व्यक्तियों के प्रयोग पर संवैधानिक अंकुशों और लोकतांत्रिक राजनीति ने यह सुनिश्चित कर दिया बच्चों कि भारत में कार्यपालिका अनुत्तरदायी नहीं होगी। तो इस प्रकार से बच्चों, ये हमने कार्यपालिका का अध्याय जानने का प्रयास किया, इसे हमने समझा। इसके बाद इसकी प्रश्नावली आती है बच्चों, इसे हल कीजिएगा आप। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है? जहां संसद हो वहां कार्यपालिका का होना, या संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका जहां संसद कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। बच्चों, ये तीनों वीडियो में जिस प्रकार से हमने कार्यपालिका का अध्याय समझा है, आप इसी के आधार पर यह बताने का प्रयास कीजिएगा कि संसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है। इस प्रकार से बच्चों, दूसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित संवाद को पढ़ना है और आप किस तर्क से सहमत हैं और क्यों हैं, इस पर भी आप अपनी टिप्पणी लिखेंगे। जैसे अमित है, वह संविधान के प्रावधानों को देखने से लगता है कि राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठप्पा मारना है। और क्षमा है, वो कहती है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और इस कारण उसे प्रधानमंत्री को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। राजेश जो है वो ये कहता है कि हमें राष्ट्रपति की जरूरत ही नहीं है, चुनाव के बाद संसद बैठक बुलाकर एक नेता चुन सकती है जो प्रधानमंत्री बने। तो इन तीनों के जो संवाद हैं वो किस प्रकार से आपको प्रभावित करते हैं और आप क्या तर्क देते हैं इसमें आप स्वयं आप इसका उत्तर देकर के आप समझाइए। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। भारत की विदेश सेवा, प्रादेशिक लोक सेवा, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं, जैसा कि हमने स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ा था, आपको इसमें सम्मिलित करना है। और चौथा प्रश्न आता है बच्चों, उस मंत्रालय की पहचान करनी है जिसने निम्नलिखित समाचार को जारी किया होगा और यह मंत्रालय प्रदेश की सरकार का है या केंद्र सरकार का और क्यों। आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि सन 2004 और 5 में तमिलनाडु पाठ्य पुस्तक निगम कक्षा 7 और 10 और 11 की नई पुस्तकें जारी करेगा। भीड़ भरे तिरुवनंतपुरम चेन्नई खंड में लौह अयस्क निर्यातकों की सुविधा के लिए एक नई रेल लूप लाइन बिछाई जाएगी। नई लाइन लगभग 80 किलोमीटर की होगी। यह लाइन पुट्टूर से शुरू होगी और बंदरगाह के निकट अतिपट्टू तक जाएगी। रमेपेट मंडल में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं की पुष्टि के लिए गठित 3 सदस्यीय उप विभागीय समिति ने पाया कि इस आत्महत्या करने वाले 2 किसान फसल के मारे जाने से आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। तो इस प्रकार से आपको
केंद्र सरकार का इसमें क्या निर्णय होगा और क्यों होगा, इन सब का आपको स्पष्टीकरण करके बताना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता के रूप में लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबंधन दलों में सबसे बड़े दल के नेता को चुनना, राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनना या गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनना जिससे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो इस प्रकार से बच्चों छठा प्रश्न आता है। इस चर्चा को पढ़कर आप बताएं कि कौन सा कथन भारत में सबसे ज्यादा लागू होता है। जैसे आलोक कहता है प्रधानमंत्री राजा के समान है, वह हमारे देश में हर बात का फैसला करता है। शेखर कहता है कि प्रधानमंत्री सिर्फ बराबरी के सदस्यों में प्रथम है, उसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री के अधिकार बराबर है। प्रधानमंत्री को दल के सदस्यों तथा सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो नीति निर्माण तथा मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा चलती है। तो इसके बाद आप देखें बच्चों सातवां प्रश्न, क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है? आप क्या सोचते हैं? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है। संसदीय व्यवस्था, आठवां प्रश्न आता है, संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए विधायिका को बहुत से अधिकार दिए हैं और कार्यपालिका को नियंत्रित करना इतना जरूरी क्यों हो गया है? आप क्या सोचते हैं? यह आपको बताना है। कहा जाता है कि प्रशासनिक तंत्र के कामकाज में बहुत ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। सुझाव के तौर पर कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा स्वायत्त एजेंसियां बननी चाहिए जिन्हें मंत्रियों को जवाब न देना पड़े। क्या आप जानते हैं बच्चों कि इससे प्रशासन ज्यादा जनहितैषी बढ़ेगा? या क्या आप जानते हैं इससे प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ेगी? या क्या लोकतंत्र का अर्थ यह होता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण होगा? इसमें से क्या सही जवाब है आप बता सकते हैं। फिर आता है नियुक्ति आधारित प्रशासन की जगह निर्वाचन आधारित प्रशासन होना चाहिए। इस विषय पर आपको 200 शब्दों पर एक लेख लिखना है। बच्चों इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कीजिए और कहीं पर किसी प्रकार की रुकावट आती है या कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है बच्चों। इसके बाद हम अगले अध्याय 5 विधायिका को लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।